आखिर नाज़रीन कराम, दो बड़ी ख़बरें हैं आजकल। वैसे तो बहुत सी ख़बरें हैं, बहुत सी बातों पर गुफ्तगू हो सकती है। मुल्क पूरा मसाइल का एक तरह का अंबार लगा हुआ है, जिसको चाहे उठाएं और जिस पर चाहे गुफ्तगू करें, लेकिन दो ख़बरें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि खुलासा बयान करूँ तो ये कि अटक पहुँच गए हैं, गिरफ़्तार हो गए हैं, सज़ा हो गई है, नाअहल करार पाए हैं और रावी चैन लिखता है। दूसरी ख़बर यह है कि मरदम शुमारी के हवाले से हमारी मुश्तरका मफादात की कौंसिल ने फ़ैसला किया है कि नई मरदम शुमारी को कबूल किया जाता है, जिसका मतलब है कि इलेक्शन में शायद कुछ अरसे के लिए ताख़ीर हो। सूबों की सीटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक आइनी मामला आ जाता है, और लेकिन सूबे के अंदर सीटें जब री एलोकेट होंगी तो उसके हवाले से शायद कुछ वक्त लगे। क्या इलेक्शन पोस्टपोन करने का मसला है? ये दो मसले हैं जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं, बड़ा हमारे मुल्क का मुमताज़ नाम कानून के हवाले से। हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब मौजूद हैं, वो कहा जाता है ना, नाम ही काफ़ी है, तो नाम ही काफ़ी है। मुजाहिद बरेलवी साहब, मुजाहिद भी हैं और बरेलवी भी हैं, और बहुत ठोक बजा के बात करते हैं जी। तो पहले मैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से बात करना चाहूँगा और उनसे पूछूँगा, जैसा आप ये के जो मुकदमे का फ़ैसला आया है, और साथ ही दूसरी बात यह है वो बाद में कर लेते हैं या साथ ही कर लेते हैं कि जो मरदम शुमारी के हवाले से इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, आइनी इसमें हवाले क्या बनते हैं। लेकिन पहले मैं आपसे चाहूँगा जानना कि ये जो मुकदमे का फ़ैसला आया, इसको आप कैसे देखते हैं और आगे जाके इसका अंजाम क्या होने वाला है? देखिए, ये जो मुकदमा बना है, ये तोशा खाना के गिफ्ट्स के जो पैसे आए थे सबके पास, उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137 के खिलाफ है, की वायलेशन है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि आप अपनी जितनी चीज़ें आपके एसेट्स से आप डिक्लेयर करेंगे, और ख़ास तौर से गिफ्ट्स के मुताबिक भी लिखा हुआ है कि वो आप डिक्लेयर करेंगे, और इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया जहाँ तक मालूम होता है। और इसके अलावा ये कई चीज़ें वो उन्होंने बयान ही नहीं की, डिक्लेयर नहीं किया, और कई उन्होंने गलत बयान किया। तो इस बिना पर ये केस उनके खिलाफ शुरू हुआ था। जिस तरह से हुआ था शुरू, उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ थी। शुरू में आपको मालूम है कि वो जैसा अफराज लगा, उसके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी कि आप डिलीट कर लें अपने आप को, क्योंकि फेसबुक में कोई चीज़ उन्होंने पोस्ट की थी, और भी दो तीन चीज़ें थी जो कि उन्होंने की, और उसके खिलाफ रिविजन फाइल की। वो सब जो हाई कोर्ट के पास गया, तो हाई कोर्ट ने सबसे फैसला ये कर दिया कि आप इसको दोबारा सुने, इस केस को दोबारा सुने। तो फिर नेक्स्ट डे जब केस लगा तो वो मौजूद नहीं थे, उनके वकील ना सब मौजूद थे। वो जज साहब ने जो है इंतजार किया 12 साढ़े 12 तक, जो उसके बाद उन्होंने फैसला किया, और जो फैसला किया है वो यकीनन सही है कि इन द सेंस के ये तो सही मानी हुई बात थी, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था कि उन्होंने नहीं किया था। वो क्यों नहीं किया था, उसका जवाब जो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इनका कहना ये है कि इन्होंने अपने विटनेसेस प्रोड्यूस किए थे, और वो विटनेसेस जज साहब ने उनको सुनने से इनकार कर दिया, और इस वजह से इनकार किया कि उन्होंने कहा कि ये इररेलेवेंट विटनेस, मतलब उन्होंने शायद इनकम टैक्स एडवाइजर को पेश किया था, ये इररेलेवेंट विटनेसेस हैं, क्योंकि कानून तो यही कहता है कि आप जो विटनेस प्रोड्यूस करें तो वो रेलेवेंट विटनेसेस हों। ये नहीं कि आप सड़क से 10-15 आदमी को बुला लें और सबको खड़ा कर दें, तो यकीन काफी डिले हो। तो वो कहते हैं रेलेवेंट नहीं था, उन्होंने उसको सुनने से इनकार कर दिया। अब ये चीज जो है जिसकी वजह से ये जजमेंट में थोड़ा सा नुक्स आता है, और इससे देखा जाता है कि फर्ज किया उनके पास कोई चीज होगी, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं शायद कि इनकम टैक्स में हमने डिक्लेयर किया था, आपने नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसी बात होती। लेकिन वो उनको उसका मौका नहीं मिला, और उनके खिलाफ फैसला हो गया। अब जब ये मामला अब जाएगा हाई कोर्ट में, यकीनन अपील फाइल होगी, जब अपील फाइल होगी तो उसमें ये एक कमजोरी जो है उस जजमेंट में वो पेश सामने आएगी, क्योंकि हाई कोर्ट हमेशा एग्जामिन करती है, और ये चीज बड़ी जरूरी है कि उसको पूरे मौके मिलने चाहिए अपनी डिफेंस के। इस केस में चूंकि ये सियासी नौयत का केस था और काफी इम्पोर्टेंट केस था, तो इस वजह से अगर वो उनको एग्जामिन कर भी लेते तो क्या नुकसान होता है? ये होता है ना कि उनकी एविडेंस डिसमिस कर देते बाद में,
لیکن سن تو دیتے نا لیکن ان کو سنا نہیں. تو اس بیسس پر تو یہ ایگریمنٹ ہو جائے گی, اور جب ایڈمٹ ہو جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ وہ بیل کی اپلیکیشن بھی فائل کریں گے اور شاید بیل بھی مل جائے ان کو. اس کے بعد فیصلہ کیا ہوتا ہے ایونچولی, کیونکہ یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا, وہ تو بعد میں ہوگا. لیکن اب یہ فیصلہ جو ہائر کورٹ کا فیصلہ ہوگا, یہاں تک کہ سیشن کورٹ کا ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ دیا. ٹھیک بات ہے جی. حفیظ اللہ نائب صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ میر صاحب, اب یہ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے ہمارا ایک سیاسی جو ایک جس کو کہنا چاہیے تناؤ ہے, اور جو جس طرح ہم نے پوزیشن دی ہے, جو پولرائزیشن ہے, اس میں یہ ہمیشہ سے یہ چیز, یہ پاکستان کے جو سیاست ہے اس میں نتھی ہو گئی ہے کہ جب کوئی کیس کسی سیاستدان کے خلاف آئے گا تو اس میں اس کا جو اس کے خلاف آئے گا تو وہ عدالتیں جو ہیں یا جو بھی لوگ ادارے کام کر رہے ہیں تو ان کو وارہ نہیں کھاتے, تو وہ کہہ دیں گے کہ جی یہ تعصب کر رہے ہیں, یا یہ جو ہے پارشل ہیں, یا یہ جو ہے کمپرومائزڈ ہے. اور اگر ان کے حق میں آ جائے گا تو چلو ستائش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں آج تک ہوتی نہیں ہیں. اب کوئی مسئلہ تھوڑا مختلف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سب ایک ٹریل بنی ہوئی ہے, یا ہمارے ساتھ بڑے جید بیٹھے ہیں جسٹس شاہد عثمانی صاحب, میں تو ہمیشہ ان کو بڑے خود انہماک سے سنتا ہوں کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے. اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ 2013 کے اندر اکبر بابر صاحب نے ان کے خلاف ایک کیس کیا جو پارٹی فنڈنگ کے بارے میں ہے. اس میں 23 اپلیکیشن ایسی ہیں کہ جس نے اس کیس کو رکوانے کے لیے انہوں نے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے. 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو بہیمانہ استعمال کیا ہے, اور وہ ایک جورسڈکشن, ایک مینٹینیبلٹی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر اس کے بعد جو کچھ آیا ہے انہوں نے ایک اپنے طور پہ طے کی ہے کہ وہ کسی ایک دفعہ بھی عدالت میں سلیقے کے ساتھ نہیں گئے. چاہے 2014 کے دھرنے کے اندر ریڈیو پاکستان میں حملہ ہوا, پارلیمنٹ میں حملہ ہوا, ایس پی جنیجو کو غلیل کے ساتھ ایک جو شاٹ مارا گیا, وہ مرتے مرتے بچہ سر کے اندر زخمی ہوا, بڑا اس کو گہرا زخم آیا. اس سے لے کے اس کے بعد ان کو ہر عدالت میں بلایا, وہ مکلف ہی نہیں ہے اس بات کے کہ میں عدالتوں میں آؤں, عدالتوں میں نہ جاؤں. یہ کوئی دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے کمپیریزن کر لیں. میں کوئی کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں, یا کسی کو میں کوئی یہاں پہ اس کو برات نہیں دینا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ایک آئین میں چلو تھکوئے صحیح, پریزیڈنٹ کے لیے ایک بلینکٹ امیونٹی ہے, لیکن پرائم منسٹر کے لیے اور کیبنٹ منسٹر کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. اب انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا جی کریں. 184(3) کے تحت وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں کیا گیا. اب نواز شریف صاحب کو جب کیا گیا تو سزا جب دی گئی, کیونکہ 63(1)(f) کے تحت سزا کے ساتھ آپ کو کورٹ ڈیسیژن نفی کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی پروسیس میں یہ کیس, اصل تو کیس توشہ خانہ کا بھی آیا ہی نہیں ہے, جو کہ نیب اس کو ہینڈل کرے گی, ایک اور عدالت ہینڈل کرے گی. اس میں تو صرف جو بھی جسٹس صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے, ابھی تو یہ کیس آیا ہے کہ آیا انہوں نے وہ اپنے جو تحفے تحائف لیے تھے وہ ڈکلیئر کیے ہیں یا نہیں کیے اپنے ریٹرن میں جو الیکشن کمیشن کی. اب 2 باتیں ذہن میں رکھیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں انکم ٹیکس میں. انکم ٹیکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ہوتی ہیں وہ کلاسیفائڈ ہوتی ہیں, وہ انکم ٹیکس والے کسی کو نہیں دیتے, یہ ان کا قانون ہے. لیکن الیکشن کمیشن کی ڈاکومنٹ جو ہے, جب جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کے سارے کھاتے جو ہیں سکروٹنی کے لیے آپ ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہو. چنانچہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ڈالتے ہو تو فوراً ہی اس کا کویسچن ہو سکتا ہے. تو ایک لمبی بحث ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ٹیکنیکلی ٹھیک تھا نہیں تھا, میرٹ تھے, لیکن صاحب نے اس کیس کو میرٹ پہ نہیں لڑا. اس کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی صاحب, نواز شریف صاحب کو جب پھر سزا ہوئی, جو کہ سپریم کورٹ نے اس لیے دی کہ 63(1)(f) کا استعمال ہو جائے, ان کو تاحیات نااہلی ہو جائے, یا 5 سال کی نااہلی ہو جائے یوسف رضا گیلانی کے کیس میں. تو اس کے اندر اسے آپ مت بھولیں کہ اس میں ان کے پاس اپیل نہیں تھی صاحب کے پاس. تو میرا خیال ہے, مجھے پتا ہے کہ ابھی ایک جو پہلی اپیل جائے گی وہ سنگل بینچ کے پاس جائے گی ہائی کورٹ میں, پھر انٹر کورٹ اپیل ہوگی, پھر سپریم کورٹ کی اپیل ہوگی, پھر ریویو پٹیشن ہوگی, جس کے اندر بھی قوانین کو تھوڑے سے میرے خیال میں شاید اس میں بھی تبدیلی ہو گیا ہے. ایون اپیل کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے جو نئے قوانین بنے ہیں, جو ان کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ کیا پارلیمنٹ نے بنایا ہے. تو میرے خیال میں صاحب جو ہے انہوں نے کوئی عزت نہیں کمائی. لیکن کرائسس یہ ہے کہ چونکہ پولرائزیشن ہے, چونکہ
साहब की लड़ाई जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के अंदर जो है पब्लिक सपोर्ट में सियासतदान हमेशा जीत जाता है। पब्लिक सपोर्ट उसको, ये पाकिस्तान में आजमूदा फार्मूला है। 59 के अंदर खान अब्दुल कुयूब खान हो, या 66 67 भुट्टो साहब हो, या 93 के नवाज शरीफ साहब हो, या 2018 के नवाज शरीफ साहब हो, या 2007 के इफ्तिखार चौधरी साहब हो, या साहब हो 2022 के। एस्टेब्लिशमेंट जब भी आप उसको आड़े हाथों लेते हो, आपको रिफ्फतें मिलती हैं, आपको सातवें आसमान की सियासत मिलती है, आप पाकिस्तान की सियासत कंट्रोल करते हो। तो अब क्राइसिस ये है कि मैं तो समझता हूँ कि साहब जो है उनको अदरवाइज भी एक आखिरी फिक्र मैं कह दूं, क्योंकि ये बाकी उलझने जो है आपके जो दोस्त हैं मुजाहिद भी और बरेलवी भी, हालांकि मेरा ख्याल है कि वैसे प्रैक्टिकली मुजाहिद भी नहीं है और बरेलवी भी नहीं है, तो वो भी उनसे थोड़ी हमें तफसील चाहिए होगी। वो हमें चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए, उसके बारे में भी हमारी रहनुमाई उन्हें करनी होगी कि आया वो इस बात पे फख्र करते हैं कि मुजाहिद है बरेलवी है। तो खैर हमारे तो खैर बड़े अजीज प्यारे दोस्त हैं, इसलिए उनसे ये बात करके मजा भी आता है। तो सिर्फ ये कि ये मकाफात अमल है साहब के लिए मेरे ज़हन में वैसे ही आता है, नथिंग टू विद लॉ। अब ये शाइख साहब ही कहेंगे एक बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि मेटाफोरिकली आता है, ये मकाफात अमल है। मैं ये ज़हन में मेरे पति क्यों रात से गए कि साहब को सारे मसलों से गुजर के जाना पड़ेगा, नाइली जेल, सियासत बाहर, पार्टी किसी कुछ और चलाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के पास पार्टी चली जाएगी, जैसे शहबाज शरीफ साहब की जेर क़यादत एस्टेब्लिशमेंट को मुस्लिम नून वगैरह बाकी पार्टी मिल गई है। ये इनके साथ मकाफात अमल में वो सारा साइकिल होगा, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ही जुल्म ज्यादती हुई, गिलानी साहब के साथ इससे भी ज्यादा हुई, और इनमें सारों में ये सारे पार्टनर क्राइम थे साहब हो या ये सारा जनबाजो, ये सारे ठीक बात जी। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपके साथ तो हफीजुल्लाह नहज साहब ने पहले तारफ भी करा दिया, बात भी कर दी, मैंने भी कर दी। आप मुजाहिद हैं कि बरेलवी हैं, जो भी हैं, अब मसला ये है हमारे दोस्त हैं। अब आप बताइए आपके क्या नज़र आ रहा है इस वक्त? मुझे 14-15 साल पहले में से ज़्यादा हो गया, पहली बार लाहौर गया था, तो मुझे न्याजी साहब से मुलाकात मिली, बड़ा शानदार खाना खिलाया। हाँ, ये तो इनकी शान है। आपके लिए वो जो याद होगा न्याजी साहब को, और जो न्याजियों की रिवायत थी, वो कहते हैं अब भी हाजिर है। वो उस वक्त जो है के लिए माशाल्लाह जिस तरीके से, मैं तो शायद बाहर का आदमी था, लेकिन इन्होंने बड़ा मीडिया के पुरजोश तरीके से जिस तरह दिफा किया था उस वक्त, मैं देख रहा हूँ उतने ही पुरजोश तरीके से ऐसे ही दलाइल वो अब उनके सामने आ रहे हैं। वो तो अब फैक्ट है ना जी, ये मकाफात अमल है, ये भी मकाफात अमल है कि 15 साल पहले जो मैं इनसे सीखता था कि लीडर है, आज मैं इनके जबान से सुन रहा हूँ कि मकाफात अमल है को उसकी सजा मिल रही है। तो ये भी एक अपनी जगह है, लाइटर वे में कह रहा हूँ, मुझे बड़ा एहतराम है और करना भी चाहिए, न्याजी साहब हो या कोई हो। देखिए ये तमाम जस्टिस साहब ने वादे कर दिया, न्याजी साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और बदकिस्मती से अभी देखिए 2 दिन पहले जो साहब मैंने देखा है जो मेन किरदार थे, जरा इनका जरा सा अगर आप पूरी दास्तान निकालने तो पता चलेगा ये उमर साहब हैं कौन, कितनी कहाँ से आए थे, क्या इन्होंने करा था, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन उसकी टाइमिंग बड़ी है। मैं अपने साज्जाद मीर साहब, कैसा इत्तेफाक है, गालिबन सुना जज साहब अब लंदन भी चले गए कि फैसला देने के बाद, जरा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो वो ठीक 10:30 पौने 11 साढ़े 11 बजे आता है, सरप्राइज होता है सबके लिए, मीडिया चीफ उठता है, उसकी टाइमिंग आप देखें, यानी लंदन तो कोई सेफ जगह नहीं है आजकल, ले लेती है, ना सिर्फ पहले पहुंच जाती है बल्कि हिरासत में भी ले लेती है, रवाना भी हो जाती है, और ठीक उसी वक्त मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास हो रहा होता है। यानी सिर्फ 6 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को याद आया, अरे ये तो नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि 60 दिन और 90 दिन का खौफ, वो आपने देखा ना जो पंजाब का इलेक्शन का जो खौफ था, वो नकवी साहब को आज तक लिए रहा है और आइंदा रहेंगे। तो ये टाइमिंग बड़ी अहम थी, और फौरन ही बिल पास हुआ, और अब हमें ये बता दिया गया, ये जो सीना ठोक कर कहते थे कि जी हम इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, और राना सनाउल्लाह साहब का बयान रिकॉर्ड पर है कि जब तक इमरान खान जेल नहीं जाएगा, नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। और ये इन्होंने आज कल, अब मैं मैंने कहा, और हर केस न्याजी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, भुट्टो केस से ले किसी भी सियासतदान पे कोई भी केस होगा वो सियासी केस होगा, कितनी आप कानूनी आईनी मुशगाफियां कर लें। जरदारी के दौर में जितने केस नवाज शरीफ पे बने, याद नहीं, वो जस्टिस कयूम कौन कहता था, ओ जी वो तुसी जल्दी से सजा क्यों नहीं देते जरदारी को, थे ना आपके कौन जस्टिस कयूम, हमारे लाहौर के बड़े अच्छी
शख्सियत नहीं, वो जस्टिस क्यूम उसके बाद अटॉर्नी जनरल बने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के। वो याद नहीं है किस तरीके से सजा दिलवाते थे नवाज शरीफ साहब। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी छुट्टी करा दी। नवाज शरीफ साहब उस रात सुप्रीम कोर्ट पे हमला करा और नान कबाब खाए। तो अदलिया की एक पूरी तारीख है इनकी, दोनों की लव एंड हेट की। मेरा कहना मकसद ये है कि वो सियासी मैदान में अगर शिकस्त देते, जैसा कि उन्हें हुई थी कि आज उनकी पॉपुलरिटी के एंड पर पहुंच गए थे, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और कोई अदमल हुआ, आज जिस तरीके से उन्हें बाहर निकाला है, तो ये अगर आवाम को और हम जैसे तो अगर कुछ है नहीं, या तो ये खुद फूल पैराडाइज में रह रहे हैं या ये समझते हैं लोग फूल पैराडाइज में हैं। साफ लग रहा है तोशा खाना ये, वो आप कुछ भी कर लें पॉलिटिशियंस पे। आज तक आप जुडिशियल मर्डर भुट्टो का केस कहलाता है या नहीं कहलाता, नवाज शरीफ के कोई मानता है या नहीं मानता है। तो ये केस की नौयत और मैंने उसमें कहा टाइमिंग, यानी आप वैसे मुजाहिद रैली साहब बाकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मेरिट पे आप मुझे बताएं कि तोशा खाने से ये ताइफ गलत तरीके से नहीं दिया। सबको अंदर करें, सबको लटका दें। के लिए तो आपको जब जेल गए थे तो भुट्टो साहब ने आईनी तरमीम की थी, 4थी और 5वीं, याद है आप लोग, जो जिसारत वाले शाम वाले, 30 दिन में जमानत मिल जाती थी, इन्होंने 15 दिन कर दिया था और कौमी असम्बली से पास कराया था बिल मीर साहब 73 के आइन में। चले फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मुजाहिद रैली साहब आपकी दोबारा आता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। एक वक्फा मुझे लेना पड़ रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस बात पर गुफ्तगू करते हैं कि एक तरफ तो का नक्शा है, दूसरी तरफ इलेक्शन की बात साथ हो रही है और इलेक्शन की बात साथ ये हो रही है कि मरदमशुमारी भी याद आ गई है। लेकिन अगर मरदमशुमारी ना कराई जाती और उसको डिले करने में सूबों का कितना हिस्सा है, ख़ासतौर पर सिंध का कितना हिस्सा है, बलूचिस्तान का कितना हिस्सा है, इस बात पर भी गौर करना चाहिए। अगर मरदमशुमारी ना मानी जाती तो क्या आइनी बहरान पैदा ना होता, और अगर इससे इंतखाबात ज़रा मुलतवी होते हैं, वो कॉल कायरा साहब के अगर 2-3 हफ्ते के लिए मुलतवी हो जाते हैं तो कौन सी क़यामत आ जाएगी और हम उससे क्या गेन कर लेंगे। एक वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, जैसे सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं, इस पर कोई बात तय हो नहीं सकती कि पॉपुलैरिटी इतनी है कि कानूनी नुकात से हटकर, मेरिट से हटकर, यानी कि कानूनी नुकात 2 तरह के ना, एक टेक्निकल है जिसका शायद उस्मानी साहब तज़किरा भी कर रहे थे, और मेरिट से हटकर भी हम कह सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मामला तो ठीक है, अब अगर लड़ाई होनी है तो वो तो कानूनी टेक्निकलिटीज़ की लड़ाई होनी, वो तो एक अपनी जगह है, और सियासी मैदान में एक जैसे एक पॉपुलर लीडर को आप मैदान से वो हट के। लेकिन अब जो मरदमशुमारी का मसला आ गया है, आइन इस वक्त असम्बली पूरी तो मौजूद नहीं है कि वो फैसला कर सकती कि सूबों की सीटें अगर डी एलोकेट करनी पड़ती, वो तो सीटें वही रही हैं और उन्होंने मरदमशुमारी को कबूल कर दिया है। ये पूछते हैं कि इस वक्त करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन अगर ना की जाती तो भी सवाल पैदा होता था, तो भी इतराज़ पैदा होता था। अब तो MKM भी खुश हैं कि हमने अपने शहर की सीटें बढ़ा ली हैं और हम बाकी सीटें भी हम 2 करोड़ का तो शहर बना लिया है, हम इसको 3 करोड़ का बना लेंगे। तो बहरहाल अब एक अजीब व गरीब हमारा आइन की एक तकाज़ा है कि अपनी अपनी आबादियाँ बढ़ाकर हम अपने अपने मफादात हासिल करते हैं। ये कोई अच्छी रवश नहीं है, कोई शायद आइन में सकम है या क्या है। इलेक्शन डिले हो रहा है अगर, तो वो क्यों हो रहा है, क्या कहानी लगती है इसको। शायद उस्मानी साहब, क्या ये जो दूसरा पहलू है जो कम अज़ कम सियासी होना चाहिए था, वो कैसा नज़र आता है ये मरदमशुमारी के बारे में जो तस्लीम किया गया है? देखिए, इसमें तो आइन में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो डिलिमिटेशन कंस्टिट्यूएंसीज की जो होंगी वो इन अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट सेंसस। तो जो लेटेस्ट सेंसस है वो तो जो डिजिटल सेंसस हो चुका है वही है, उससे पहले था, जो पहले तो इरादा था इनका तो पुराने सेंसस के बेसिस पे करेंगे, लेकिन MKM के प्रेशर की वजह से अब उनके लिए ज़रूरी हो गया कि चूँकि MKM उनके पार्टनर हैं, उनकी ज़रूरी हो गया कि उनको अकोमोडेट किया जाए। तो इन्होंने समझा कि जिसको कहते हैं टू किल 2 birds with 1 stone, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं अभी इस सूरत में, खासतौर से इस सिनारियो में जहाँ पे सब जो है वो नाअहल हो गए हैं, तो इनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है इनको तो जो पॉपुलैरिटी आती है उसको डेंट हो जाएगा उसके ऊपर। तो उसकी वजह से समझते हैं कि ये जरूरी है कि डिले हो जाए। और
MQM भी खुश हो जाएगी, तो दोनों चीजें इनके लिए पूरी हो जाएंगी। तो ये है, लेकिन इससे मेरे ख्याल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेन इशू यही था कि साहब नाअहल हो जाएं। वो चूंकि कन्विक्ट हो गए, इस बात से वो नाअहल हो गए। अब उनको वापस अहल होने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, और ये जो इलेक्शन जो होंगे डिले करना, ये नेचुरली इनके फायदेमंद है इनके लिए यकीनन सियासी तौर पर, और तो मेरे ख्याल में इससे कोई जवाब नहीं। जी हफीजुल्लाह नाई साहब, दो काम तो आपने कर दिए, उनको अटक पहुंचा दिया और उनका जानशीन भी अपनी मर्जी का मुकर्रर करवा दिया आपने, आप ही का अता करदा है, तो वो तो गई है एक तरफ बात। अब आप बताइए, ये इलेक्शन जो मर्दमशुमारी के चक्कर में पोस्टपोन कहते हैं कुछ होंगे, इसका क्या कोरिलेशन लग रही है? ये मुजाहिद बरेलवी तो कहते हैं कि ये हुआ ही इसलिए कि उसको अंदर करना था और उसके बाद ये करना था, क्या आप क्या कहते हैं इसको? साहब नाहक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की अपने कारनामे और करतूत आपको ले जाएं और सारे मिलके मुजाहिद भाई भी और आप भी मिलके मेरे गले डाल दें कि चूंकि आपने इनसे मोहब्बत की थी, चूंकि वो आपके अल्लाह ने रिश्तेदार बना के भेजे थे या आपको उनका रिश्तेदार बना के भेजा था, तो इसलिए अब आपने उस वक्त क्यों कहा था और आप क्यों नहीं कह रहे? तो बात ये है कि जानशीन तो आप मजबूरों पे जानशीन तो आप ढूंढ के लाए थे। मैंने वो भी मैंने दिया था, क्योंकि उसकी भी बड़ी साइंस है। सब मुझसे हमेशा नाराज रहे हैं सारी जिंदगी, जब हम बहुत एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते थे कि ये जो तोहफा तुमने मुझे दिया है ये मुझे कभी ना कभी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब अगर हो गया तो उनकी प्रोटेक्शन पूरी हो जाएगी और मेरी जो है ना मजीद शामत अमाल नामा अमाल में खराबी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए मिस साहब, ऑन ए सीरियस नोट, ये जो है ना, इसमें दो राय नहीं है कि इलेक्शन इन्होंने मुलतवी करने थे। मुझे तो किसी दिन भी नहीं था इसका, जो मैं हमेशा से कहता था कि जी इन्होंने इलेक्शन नहीं करा सकने, खसूसन 9 मई के बाद कोई चारा नहीं था। 9 मई जो है अल्लाह ताला ने एक शर के अंदर से एस्टेब्लिशमेंट के लिए खैर निकाला है और उन्होंने इसका वही फायदा उठाया है जो 9/11 पे अमेरिका ने उठाया है। अमेरिका ने तो अगर पूरी दुनिया में क़यामत ढा दी, सारे मुल्कों को उसने ऐसा विप्र हुआ आया कि सारी मुल्कों को, हमारे यहाँ पे मुसलमान मुल्कों को रौंद के चला गया। तो इनके पास हर तरह का एक, जिसमें कहते हैं रेजिस्टेंट डेथ रेट था, हर तरह का एक वजह थी कि वो इसको अपने मुताबिक ढालते। चुनाचे अब उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने और तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट करने के लिए एक्सेसेस कमिट कर रहे हैं। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि एक पब्लिक स्पोर्ट है इसकी, तहरीक इंसाफ की, पब्लिक की, आप उसे इस तरह ना एलिमिनेट करें। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों को बताना पड़ेगा कि दिसंबर 2021 के अंदर जब पॉपुलरिटी 7% थी और जब नवाज शरीफ सियासत के महवर थे, तो उस वक्त ये लोग कहां सो रहे थे। और इससे पहले भुट्टो साहब के साथ ये हो चुका है कि पब्लिक सपोर्ट थी। और फिर उसके बाद एक और आप देखें जी कि नवाज शरीफ साहब ने 20 अक्टूबर गुजरांवाला में क्या तकरीर की थी। उन्होंने कहा मेरी साहब से दुश्मनी नहीं है। मेरा ख्याल है इतना कुछ भुगतने के बाद उन्होंने साहब के को बरात किया, बड़े एहतराम से नाम लिया, उन्होंने कहा साहब से दुश्मनी नहीं है। मेरा झगड़ा या मेरी शिकायत जो है वो जनरल बाजवा साहब आपसे है और जनरल फैज अमीर साहब आपसे है। याद आपको तकरीर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 दिन बाद साहब ने कन्वेंशन सेंटर में जाके अपने कोई वर्कर का कन्वेंशन था, उसने कहा और तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम लोग जो है जनरल बाजवा साहब का नाम लेते हो, अकबर नाम लेते हो खुदा का इस जमाने में, तुम्हारी जुर्रत नवाज शरीफ के तुम जनरल बाजवा का नाम लो। ठीक। देखो अल्लाह का, मैं इस बात को मेरे भाई मुजाहिद या बरेली साहब या मेरे बहुत प्यारे भाई सजाद मीर साहब मुकाफात अमल नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक बात। जिस बाजवा की गोद में 5.5 साल इन्होंने लेके पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, इन दोनों बंदों ने, तीसरा बंदा साथ साथ शामिल था। आज ये मासूम बन के कहते हैं कि आखिरी 5 महीने मरवा दिया। मैं तो कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की जो हुकूमत आज कायम है ये कभी भी कायम नहीं थी। सब कहते हैं बड़ी जबरदस्त कायम हुई, फिर आज कायम हुई है। ठीक बात। एक बंदे की चीज आपकी बात समझ गया मैं। मुजाहिद बरेलवी साहब ये कहते हैं कि एतजाज हसन कहते हैं कानूनदान, आपके दोस्त, हमारे भी दोस्त, दुनिया तारीफ करती है, कानूनदान है। वो कहते हैं GHQ में जब दाखिल हुए थे या कोर कमांडर हाउस में दाखिल हुए थे तो फौज ने गोली क्यों नहीं चलाई, और ये बात अदालत के अंदर वो कहते हैं। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पे? ये तो
ایسی جگہ آئے گا کہ کیا آئی جی جو ہے وہ جس وقت پورا لاہور پہ آگے لگ رہی تھی تو کیا آپ کے دوست اور ہمارے دوست نقوی صاحب کیا پنگ پونگ کھیل رہے تھے کہ فارم ہاؤس میں؟ کیا پوری ان کی ایجنسیاں ادارے جو پورے جن کی ڈیوٹی ہے وہاں تو موٹر سائیکل میر صاحب نہیں کھڑی ہوتی؟ یہاں کراچی میں ہم لوگ جہاں جاتے ہیں جنا کوٹ میں، یہاں جو آرام سے کئی گھنٹوں تک جو کچھ ہوتا رہا میاں وادی میں ہوتا رہا، یہاں ہوتا رہا، سب کچھ وہی میں نے کہا نا۔ اور آج مجھے صرف یہ بتا دیں میر صاحب، چلے چھوڑے 3 مہینے ہو گئے، 3 مہینے بعد چلے میں عورتوں کا بھی ذکر نہیں کرتا، بلے وہ بہنیں ہوں یا کوئی ہوں، 90 دن باوجود آج تک چارج شیٹ کیوں نہیں دی گئی؟ اور نیازی صاحب اور عثمانی صاحب جانتے ہیں آڈیو ویڈیو لیک کوئی پروف نہیں ہوتی۔ جسٹس ناصر حسن رائے سپریم کورٹ حملے میں یہ اپنا ڈیسیژن دے چکے تھے جب کاؤل جی نے پیش کیا تھا ویڈیو، دیکھیں یہ کیا حملہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ 90 دن بعد نہ چارج شیٹ دی ہے، اور ان سے نہیں ہو سکا تو انہوں نے لوگوں کو کیسز فوجی عدالت میں دیے کیونکہ یہ پیش ہی نہیں کر سکے تھے استغاثہ۔ آپ کا یہ قانون تھا کہ آپ کو 30 دن کی جگہ انہوں نے وہ ہے 90 دن تک آپ لے گئے۔ آپ مجھے بتائیں نا، میں کہہ رہا ہوں 9 کے ذمہ دار لوگوں کو، اگر یہ 3 مئی تک نااہل نگراں حکومت اور ان کی پولیس اگر استغاثہ تیار نہیں کر سکی، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم لڑکوں کے بیانات لے کر کے ہم یہ کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے ہمیں چاہیے ایک مسعود محمود جو شاہ محمود قریشی بنے یا عمران اسماعیل جو کہے کہ نے یہ کہا تھا، ابھی تک انہیں مسعود محمود کیوں نہیں ملا؟ یہ تو مجھے بتائیے نا، کس نے کہا نہیں ملا؟ کس نے کہا نہیں ملا نا؟ مسعود ملے کورٹ میں، کہے کورٹ میں، عدالت میں، آڈیو ویڈیو نہیں۔ عمران اسماعیل کو لے لیں، عزیز زیدی کو لے لیں، زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی۔ ایک بھی آدمی انہیں نہیں ملا جو کورٹ میں کہے کہ عمران نے کہا جاؤ جا کے اینٹ سے اینٹ بجا دو جناح ہاؤس کی اور جگہ کی سب کی۔ یہ آڈیو، یہ ویڈیو اس نے کہا، یاسمین راشد نے کہا، 37 اور پہ بھی ہے اس میں۔ چلیں مجاہد ولی صاحب، آپ کی بات بالکل واضح ہو گئی، وقفہ لینا پڑ رہا ہے، لیکن آپ بڑے ماشاءاللہ مجاہد ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں فیض اللہ نیازی مجاہد نہیں ہیں، مجاہد بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آخری سیگمنٹ میں آپ کو معلوم ہے جیسے وقت کم ہوتا ہے، لیکن مختصر طور پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ساری کنفیوژن کا حل کیا ہے۔ شائق عثمانی صاحب، میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، قانونی طور پر، غیر جذباتی طور پر آپ بات کرتے ہیں، اور سیاسی طور پر، سیاسی ان معنوں میں جس کو ہم پارٹیزن سیاست کہتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے، کیا رستہ کیا ہمارے لیے اب اس وقت؟ دیکھیے، رستہ تو اس میں صرف یہی ہے کہ جب اپیل فائل کریں گے، یہ اپیل جب بھی کریں گے تو وہ جب اپیل جاتی ہے تو یقیناً لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جب اس کو دیکھے گی اور اس میں یہ کمزوری دیکھے گی کہ اکیوزڈ کو، خاص طور سے کرمنل کیسز میں اکیوزڈ کو ڈیفینس کی کا موقع دینا بہت لازمی ہوتا ہے، تو اگر وہ اس چیز بیسس پر اگر وہ ری ٹرائل کراتے دوبارہ اور جگہ کہ آپ اس کو دوبارہ دیں اور ان وٹنسز کو ایگزامن کریں اور ان کو ایگزامن کر کے اگر وہ چاہتی ہے ان کو ریجیکٹ کر دے اور کہہ دے کہ جی آپ کی ایویڈنس جو ہے وہ صحیح نہیں، اور اس کے آپ قابل ہی نہیں ہے کہ آپ ایویڈنس دے سکتے ہیں، تو اس صورت میں پھر یہ فیصلہ برقرار رکھے تو پھر تو صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوتی، دوبارہ یہ اس کو ٹرائل نہیں ہوتا اور اسی کچھ نہ کچھ کر کے ان کو نااہل رکھا جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ہمارے سیاسی جو ہمارا آگے کا زمانہ ہے اس میں کافی پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاپولیرٹی اور بڑھے گی اور لوگ یہی کہیں گے کہ ان کو وکٹمائز کیا گیا۔ ضروری یہی ہے کہ دوبارہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو وٹنسز کو موقع دینا چاہیے۔ جی مجاہد ولی صاحب، آپ بتائیں، حفیظ اللہ صاحب چیل لائن پہ موجود نہیں ہیں۔ جسٹس صاحب نے تو بہت واضح کر دیا میرے خیال میں، اور تھوڑی سی پرابلم یہ ہوتی ہے میر صاحب، وہ زمانہ تو چلا گیا نا، اب تو چینل کھولو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس کا حامی ہے، اینکر سامنے آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو سب سے زیادہ دیکھے جانے والے اخبار کا چینل کا وہ کہے گا۔ شاید پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، یعنی بھٹو صاحب کے دور میں مجھے یاد ہے جب آپ لوگ اور صلاح الدین صاحب وغیرہ وکٹم ہوتے تھے اور وہ حسین نقوی اور ایک ساتھ گرفتار ہوتے تھے، لوگ بات کرتے تھے سب کے لیے۔ اب یہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میڈیا کا یہ کام ہو کہ جب کوئی ٹرائل کا فیصلہ آئے تو کہے نہیں یہ فوراً فیصلہ کرو بلکہ اس کو تو پھانسی کے پھندے میں چڑھا دو۔ یہ کیا یہ میڈیا کا رول ہوتا تھا؟ ہمارا آبزرویشن کام ہوتا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اب ہمیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ دیتا ہے، یہی آپ کا خیال ہے نا؟ جی سپریم کورٹ نہیں، سپریم
बेचारा क्या देखेगा? हाई कोर्ट बिल्कुल ठीक बात। जी हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपकी आवाज पहुंच रही है अब? ये आवाज आ रही है, लेकिन ऐसे बहुत हल्की आ रही है। आप, ये आवाज सुनी आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ है। आप बताइए लास्ट वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे आप इस सूरत हाल पे? नहीं, आप मुझे थोड़ा सा बता दें टॉपिक क्या है, शाइक साहब को बिल्कुल नहीं, हम कहना चाहते हैं कि जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इलेक्शन के मामले में पैदा हो गई है, इमरान खान की सजा के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये दूसरे मुकदमात को एक्सपीडाइट करने में मदद देगी, कुछ का ख्याल है कि ये मुकदमा आगे जाएगा तो शायद वो छूट जाए। आप क्या लगता है? बहुत मुख्तसर वक्त में इसका जवाब चाहिए मुझे। एक लाजहान मसला चल पड़ा है। मैं तो हकीकत पूरी जानदारी के ये समझता हूँ जो पाकिस्तान पहले नहीं हुआ, और उसका जिम्मेदार एक ही है, जो आजकल की जो सियासत है उसका जिम्मेदार जो खराबी है, जो गन पड़ा हुआ है, जो दलदल है, तो बिल्कुल कुल जिम्मेदार है। लेकिन बावजूद मैं समझता हूँ कि कोई पोलिटिकल हल निकाले, सब वोट करें, लेकिन सबको अगलों का नुकसान पूरा करना होगा। दिसंबर 2021 में नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स वापस नहीं आ सकती, 2018 वाली पाकिस्तान नहीं आ सकती, तो उनका जो उनके ऊपर अगर झूठ बोल रहा है तो फिर पब्लिक आके बताना होगा। अगर ये चाहते हैं कि इनको भी रिलीफ मिले तो ये जिनके साथ ये ज्यादती कर चुके उनको रिलीफ मिले, लेकिन हल एक ही है कि सियासी जमातें मिल के बैठ के और सेशन को रियासत का सर्विस समझ के कोई मामला निकालें, यही मुस्तकिल होगा। वगरना जिस तरीके चल पड़ा मुकदमात का सिलसिला, ये बहुत हकी सच्ची मुकदमे हैं इमरान साहब के, ओपन कट केसेस है, और साहब एक से नहीं कि दो से नहीं, तीन से नहीं, दर्जनों मुकदमात से नहीं निकल पाएंगे। ठीक बात है। ये एक नुक्ता नजर ये भी है कि जो एक का ये एक मुकदमा है, इस पर अगर वो छूट भी जाते हैं आला अदालतों से तो दूसरे मुकदमात की राह हमवार हो जाएगी और मेरे ख्याल में बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। ये कहते हैं रास्ता बेहतर यही है कि तमाम सियासी जमातें मिलें और मिल के बैठें और बैठ के कोई रास्ता तलाश करें, और यही पाकिस्तान की मुश्किलात का हल है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।